बरेली में हुए हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या कहीं विरोध गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है? और आइए 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा देते हैं कि क्या आज दिन भर अपडेट रहा है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बरेली में कैसे लगातार एक्शन जारी है। दूसरी तस्वीर आज महानवमी पर गोरखपुर से आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कन्या पूजन किया। और तीसरी तस्वीर बेहद खास है। बरेली में हुए बवाल के बाद जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी हुई, उसके विरोध में सिख समाज सड़क पर उतर आया है। लखनऊ में सिख समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारेबाजी की है और सीधे सीधे ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कार्रवाई कर रहे हैं। मिलेगा, इनके बाप की जागीर है जो ये रोक दें, इनकी माँ की मेहर में आया है जो रोक दें। अरे हम तो बराबरी के हकदार हैं की माँ की मेहर में। न ये यूपी का रहने वाला जोगी, आओ आओ मौलाना फिरोज खान रज़वी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है। उसको इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं कि आई लव माई वाइफ। वो आपकी घर की आबादी बता रही है कितनी मोहब्बत। हम दुश्मन के जाल में बार बार फंसते हैं। योगी सरकार की कार्रवाई के बाद जो तस्वीर उभर कर आ रही है, उसमें एक पक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में उतर आया है। आखिर योगी सरकार का विरोध क्यों हो रहा है? योगी का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? योगी का विरोध करने वालों के तर्क क्या हैं? इन सारे सवालों के जवाब से पहले एक तस्वीर देखिए। सीएम योगी पर महाराष्ट्र के मौलाना की टिप्पणी से आहत होकर सिख समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में यूपी के 45 जिलों के सिख प्रतिनिधि शामिल हुए। सिख समाज का कहना है कि योगी के खिलाफ दिया गया बयान बेहद अफसोसजनक और समाज में खाई पैदा करने वाला है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री होने के अलावा एक धर्मगुरु भी हैं, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। ऐसे में उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो क्या योगी के खिलाफ बयान देकर समाज में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है? दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना तौकीर रजा और गिरफ्तार किए गए सभी अन्य लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। बोर्ड ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठाई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है, मौलाना तौकीर रजा खान और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी गलत है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बयान उनकी पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आई लव मोहम्मद के नारे का इस्तेमाल या उसे बैनर पर प्रदर्शित करना ना तो गैर कानूनी है और ना ही असंवैधानिक। उन्हें याद रखना चाहिए कि वो भारत के संविधान के तहत एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, न कि किसी विशेष समुदाय के नेता। वो राज्य के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि फौरन तौकीर रजा को छोड़ा जाए, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी है और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि सिर्फ डर उन लोगों को लग रहा है जिन्होंने नाजायज काम किया है, डर उनको नहीं है जो ठीक है। और ये आदित्यनाथ जो कार्रवाई कर रहे हैं यूपी के सीएम, वो बिल्कुल सही है। एक रिपोर्ट और आइए आपको दिखाते हैं। बरेली में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद खानदान आला हजरत ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी किया। बयान में आरोप लगाया है कि बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा दी जा रही है और पुलिस झूठे मुकदमे बनाकर बेगुनाहों को जेल भेज रही है। मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। खानदान आला हजरत की ओर से मांग की गई है कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगे। पुलिस की दबिश और ज्यादतियों को फौरन बंद किया जाए। झूठे मुकदमे वापस लेकर गिरफ्तार बेगुनाहों को रिहा किया जाए।
बुलडोजर कार्रवाई रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। बयान में चेतावनी भी दी गई है कि अगर ये मांगे तुरंत स्वीकार नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ठोस फैसला लिया जाएगा। इस बीच मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। हम मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए है। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से हैं। और आर्टिकल 25 मेरे को इस बात की इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तीसरी बात यह कि अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने का। अब कोई बोलेगा मेरा आई लव, कोई अपने धर्म के बड़े आदमी का नाम लेगा, वो बुरी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, मगर आरएसएस बीजेपी मानती है उसका एक ही रिलीजन है। अब समय आ गया है, हम रामचंद्र भगवान राजा रामचंद्र को पूजते रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम को पूजते रहे, लेकिन अब समय आ गया है कि धनुषधारी राम को पूजें, जो विश्वामित्र के साथ जाकर के जंगलों में राक्षसों का खात्मा किया था। खात्मा इसलिए किया था कि राक्षस हमारे धर्म के विरुद्ध ऋषि मुनियों को तबाह बर्बाद कर रहे थे, यज्ञ नहीं होने दे रहे थे। आज युवाओं से है कि आप धनुषधारी राम जो राक्षसों का नाश किए थे, अब हर युवा उनका अनुकरण करे और जो राक्षस रूप हैं उनका नाश करे। बरेली की घटना खुद अपने आप में जो शैतान हैं उनको वहां का कानून सजा दे देगी। इस बीच मुस्लिम समाज की ओर से आवाज उठ रही है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। कई मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना बनाम योगी के विवाद में खुलकर योगी के साथ हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा है और मुझ जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग होंगे उनको कोई डर नहीं लग रहा है। हम अमन सुकून के साथ में, शांति के साथ में रहते हैं और जो मामूलात हैं सुबह और शाम के, उन मामूलात को रोज़ाना हम निपटाते हैं। रोज़मर्रा की तरीके से बरेली शहर की भी इस वक्त दिनचर्या चल रही है। जिन लोगों ने गरीबों, मजलूमों, कमज़ोरों पर जो है वो अत्याचार किए, जुल्म और ज़्यादतियाँ की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लाटिंग का कारोबार करते हैं और उन्होंने गरीब से लिखवा लिया, एग्रीमेंट के बहाने उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। उस गरीब अनपढ़ को नहीं मालूम और उस पर ज़मीन पर कब्ज़ा करके करोड़ों रुपए की ज़मीन बेच करके खुद अपना ताजमहल बना लिया। वक्फ की ज़मीनों पे कब्ज़े किए गए, अंजुमन इस्लामिया बरेली है उसकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए गए और ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्ज़े किए गए। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कौन लोग हैं इसके पीछे और किन लोगों ने कारनामा अंजाम दिया है। तो जाहिर बात है डर ऐसे लोगों को ज़रूर लगेगा। इस बीच बरेली हिंसा मामले में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें हाल ही में जो सबसे अहम गिरफ्तारी हुई वो है शमशाद। शमशाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का जिलाध्यक्ष है और बताया जा रहा है कि नदीम खान और नफीस के साथ मिलकर इसने उपद्रव करने की योजना बनाई थी। तो बरेली हिंसा पर आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन कल दशहरा है, उससे पहले आज जो बरेली की तस्वीर आई है वो आपको देखनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला ब्रिगेड सड़कों पर उतरी, फ्लैग मार्च किया और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला ब्रिगेड की अगुवाई में हुआ और इसका नेतृत्व कर रहे थे उत्तर प्रदेश बरेली के डीआईजी अजय साहनी। और इस दौरान महिला पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई। कल दशहरा से पहले पूरी तरह से पुलिस अलर्ट पर है और आज सड़कों पर फ्लैग मार्च करता हुआ देखा गया और इस दौरान पुलिस ने साफ कर दिया है कि पूरी कार्रवाई होके रहेगी। जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और आने वाले वक्त में ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। ये कार्रवाई सिर्फ यहां रुकने वाली नहीं है। ये तस्वीर आई आपको दिखाते हैं।
शुक्रवार को बरेली में बवाल के बाद में लगातार जो बरेली का प्रशासन है, पुलिस है, उसने सख्त कार्रवाई तौकीर रजा और उनसे जुड़े हुए लोगों पर की है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बरेली के संवेदनशील इलाकों से जो फ्लैग मार्च है वो गुजर रहा है और इस फ्लैग मार्च में बड़ी तादाद में जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है, क्योंकि शहर में लोगों का जो भरोसा है उसको किस तरीके से कायम रखा जाए, इस दिशा में पुलिस और प्रशासन ने ये कदम उठाया है कि आज जो 800 से ज़्यादा जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको इस फ्लैग मार्च में शामिल किया गया है। आरएएफ और बरेली पुलिस के बड़ी तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी शहर के अलग अलग जगहों से इस तरीके से फ्लैग मार्च करेंगे। निश्चित तौर पर अभी तक तौकीर रजा से जुड़े हुए जो भी उनके ख़ास सहयोगी थे, वो चाहे बात करें नदीम खान की, नफीस खान की जो कि प्रवक्ता रहे हैं, नफीस खान, उनको आज गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे गिरफ्तारी के दौरान 3 इनकाउंटर भी हुए हैं, जिनमें आज भी 2 लोगों को इनकाउंटर में उनको पकड़ा गया है, उनके पैरों में गोली लगी है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं, पुलिस का ये कहना है कि ये बिल्कुल सुनियोजित साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। नदीम खान के ऊपर में आरोप है कि जब 90% लोग नमाज पढ़ के शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौट रहे थे, तब जो है वो व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए तकरीबन 1000 से 1500 लोगों को बुलाया गया और फिर बरेली के अलग अलग 4 जगहों पर ये पूरा बलवा हुआ है। तो इसमें ये भी पुलिस का कहना है कि बाहर के लोग भी इसमें शामिल थे। पश्चिम बंगाल, बिहार और बरेली के बाहर के भी लोगों के इसमें संलिप्तता की खबरें आ रही हैं। तो बरेली जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और उसकी एक तस्वीर आप इस वक्त बरेली की सड़कों पर देख सकते हैं। निश्चित तौर पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री का ये कहना है कि किसी को भी राज्य के, सूबे के कानून व्यवस्था से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो भी प्रशासन की अगर परमिशन के विपरीत अगर कोई काम करता है तो उस पर सख्त कदम उठाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बरेली में शांतिपूर्ण तरीके से जो पूरा माहौल है वो चल रहा है और चूँकि त्यौहार हैं इस वक्त, तो इसी के वजह से ये फ्लैग मार्च जैसी जो पुलिसिया जो एक्टिविटीज़ है इसको बरेली की सड़क पर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से अमन व अमान को में खलल न पैदा हो। बरेली से स्टीफेंस के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। शारदीय नवरात्रि का मौका और आज रामनवमी का दिन। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कन्या पूजन किया गोरखनाथ मंदिर में और उन्होंने कन्याओं का पूजन करने के बाद प्रसाद भी परोसा। देखिए रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने गोरक्षपीठ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कन्या पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर ने नवदुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में पीतल के परात में जल से 9 कन्याओं के बारी बारी से पांव धोए। दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चार के बीच उनके माथे पर रोली, चंदन, दही, अक्षत का तिलक किया, फूल और दुर्बा से उनका अभिषेक किया, माला पहनाकर, चुनरी उड़ाकर, उपहार और दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद दिया। पूजन के बाद कन्याओं को मंदिर की रसोई में पकाया गया प्रसाद सीएम योगी ने अपने हाथों से परोसा। 9 कन्याओं के अलावा बड़ी संख्या में पहुंची बालिकाओं और बटुकों को भी मुख्यमंत्री ने पूजन कर आरती उतारी। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। आरएसएस के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आगाह किया, बदलती डेमोग्राफी घुसपैठ से भी ज्यादा खतरनाक है। डेमोग्राफी चेंज एकता सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। विभाजनकारी प्रवृत्ति हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। आज आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही। आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। आज राष्ट्र के सामने ऐसे संकट खड़े हो रहे हैं जो हमारी एकता, हमारी संस्कृति और हमारी सुरक्षा पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। अलगाववादी सोच, क्षेत्रवाद, कभी जाति, कभी भाषा को लेकर विवाद, कभी बाहरी शक्तियों द्वारा भड़काई गई विभाजनकारी प्रवृत्तियां, ये सब
अनगिनत चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है। भारत की आत्मा हमेशा विविधता में एकता ही रही है। अगर इस सूत्र को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति भी कमजोर होगी और इसलिए हमें इस सूत्र को निरंतर जीना है, उसे मजबूती देनी है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। और बड़ी खबर इस बीच मुंबई से आ रही है। आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को फिलहाल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बड़ी और अहम खबर, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को राहत नहीं मिली है। लुकआउट नोटिस पर रोक से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 2 से 5 अक्टूबर के बीच फुकेट जाना चाहते थे दोनों, लेकिन फिलहाल अब ये नहीं जा पाएंगे। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है। सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया और इस दौरान उनको राहत नहीं मिली है, तो अब वो फिलहाल फुकेट नहीं जा पाएंगे। और इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट से परमिशन मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। 2 से 5 अक्टूबर के बीच फुकेट जाना चाहते थे और अब फिलहाल वो नहीं जा पाएंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मांतरण को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबर यह है कि देश के कई राज्यों में धर्मांतरण को लेकर के एक बड़ी साजिश चल रही है। एक रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या खुलासा हुआ है। लखनऊ टू भोपाल धर्मांतरण का जाल। एमपी के मदरसों में धर्मांतरण की साजिश। राजस्थान में धर्मांतरण नहीं करने पर जान से मारने की धमकी। गुजरात में धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग। देश में एक साथ 4 राज्यों में हो रहे अवैध धर्मांतरण के खुलासे से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यूपी की राजधानी लखनऊ, राजस्थान के टोंक और गुजरात के खेड़ा में अवैध धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी। चारों जगह तरीके अलग अलग थे, लेकिन साजिश का मास्टरमाइंड एक था, किसी भी तरह खेल करके अवैध धर्मांतरण कराना। आपको चारों जगहों की धर्मांतरण की कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं। गुजरात के खेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ दूसरे धर्म के लोगों को क्रिश्चियन बनाने का खेल चलता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अजीबोगरीब तरीके से अवैध धर्मांतरण का धंधा चल रहा था। आरोपी महिला के सिर पर हाथ रखता है और महिला चिल्लाने लगती है, खूब चिल्लाती है। ऐसा खेल कई दिनों से चल रहा था और ना जाने ऐसा करके कितने लोगों का अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इसको लेकर पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक दूसरे राज्यों और नेपाल से लोगों को धर्मांतरण के लिए नाडियाड लाया जाता था। पुलिस ने मुख्य आरोपी स्टीवन मैकाइवान को गिरफ्तार कर जांच शुरू की तो पता चला कि उसने 3 साल में 1 करोड़ 33 लाख रुपए जुटाए थे। उसे विदेशों से भी इसके लिए पैसे मिले थे। धर्मांतरण का खेल हिस्टोराइजेशन एंड रिवाइवल फाउंडेशन नामक संस्था में चल रहा था। पुलिस ने मौके से 9 नाबालिग समेत 59 लोगों को छुड़ाया है। इस संस्था की जो अगर आरोपी की जो बात करें तो वो गुजरात के अलग अलग जिलों जैसे दाहोद, तापी, नर्मदा, भरूच, आणंद और भारत के अलग अलग राज्य जो है जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब से लोगों को बुलाते थे और उनको यहाँ पे कोई भी जो ड्यू प्रोसेस है जिस धर्मांतरण के लिए वो फॉलो नहीं होती थी और उनका ख्रिस्ती धर्म में कन्वर्जन हो जाता था। फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी और कहां-कहां से इसके लिए रकम जुटाता था और कहां तक साजिश के तार फैले हुए हैं। कुछ इसी तरह का मामला राजस्थान के टोंक से भी सामने आया है।
यहाँ एक महिला ने AIMIM नेता काशिफ जुबैरी पर यौन शोषण के साथ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि धर्म परिवर्तन नहीं करने पर उसके बेटे को काट देने की भी धमकी दी गई। मुझे कुछ लोगों ने यहाँ पर बोला कि आपको करनी पड़ेगी, ऐसे तो सब आपको, आपके बच्चे को, माँ को, सबको मार देंगे। तो हमने एक कंप्लेन जो है यहाँ पे आपके कोतवाली जिला टोंक में एक कंप्लेन दी। हमने कहा इसकी FIR करिए। तो बोलते हैं सारा मामला आपके जयपुर का है। हमने कहा हम ये कह रहे हैं कि ये आदमी हमें मार देगा अभी, यहाँ पर हम कैसे क्या करें। तो बोलते ठीक है, आपको हम पुलिस गाड़ी भिजवाते, लेकिन हम 0 FIR भी नहीं काटेंगे। इसको लेकर एडवोकेट राधेश्याम ने क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनाते हैं। कि एक महिला है जिसका काशिफ जुबैरी ने पिछले 10 साल से उसका देह शोषण किया है। उसके साथ में जो उसके जो पहले प्रेग्नेंट हुई उसे भी मिसकैरेज करवाया है, साथ ही उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया है। और धर्म परिवर्तन के साथ साथ उसके साथ से एक बड़ी अमाउंट की कोई राशि है वो भी एक्सटॉर्शन के अंदर उसने ली है। जिसके खिलाफ महिला ने आरोप लगाया है वो AIMIM के बड़े नेता हैं। ऐसे में ये मामला और बड़ा हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने इस केस को जयपुर भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया। और बात बिहार चुनाव की करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने नई लिस्ट जारी कर दी है। 18 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। अब आगे का सवाल यह है कि जो वोटर जोड़े गए हैं उससे किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान। एक रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखा दें। और जिन घुसपैठियों की बात हो रही थी उसका क्या हुआ, इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनाव आयोग ने SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। नई लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि NDA के कमजोर मगध क्षेत्र में सबसे ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं, जबकि मुस्लिम बहुल सीमांचल में काफी कम वोटर्स जुड़े हैं। SIR में जिन घुसपैठियों को लेकर बार बार बातें कही जा रही थी उसमें कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया। जो डेटा दिया गया उसके मुताबिक जो नाम कटे या तो वो डुप्लीकेट वोटर थे या फिर कहीं दूसरे राज्य में रहने लगे या फिर उनके दस्तावेज सही नहीं थे। नई लिस्ट में घुसपैठियों का कोई मामला नहीं होने पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। मतदाताओं की संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह नए मतदाताओं की संख्या इसमें 14 लाख से ज्यादा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। 75 लाख महिलाओं को फायदा मिलना है, लेकिन अब इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि महिलाओं के लिए ये स्कीम है तो फिर इस पर सवाल क्यों। जी हाँ, सवाल तारीखों को लेकर के भी है और ये नोट किसका खेल बिगाड़ेगा और किसको फायदा पहुंचाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में महिलाओं के खाते में भेजी जा रही 10,000 की राशि अब विवादों में घिर गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख महिलाओं को ये राशि भेजी जा चुकी है। बाकी महिलाओं को ये राशि अलग अलग समय में भेजी जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस विवाद में क्या है। इसमें बड़ी बात तारीखों को लेकर है, यानी जिस दौरान बिहार में चुनाव चल रहे होंगे उस दौरान भी महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे होंगे। अब इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसका बचाव कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि राशि भेजने की जो तारीख तय की गई है वो कौन सी है। महिलाओं के खाते में राशि 3, 6, 17, 24 और 31 अक्टूबर को भेजे जाएंगे। वहीं नवंबर में ये 7, 14, 21 और 28 नवंबर को राशि भेजी जाएगी। विधानसभा चुनाव के बाद भी ये जारी रहेगी, यानी दिसंबर में 5, 12, 19 और 26 दिसंबर को ये राशि भेजी जाएगी। ऐसा ही विवाद लाडली बहन योजना को लेकर भी हुआ था। विपक्ष के लिए मुश्किल यह है कि उसने अगर ज्यादा विरोध किया तो उसे महिला विरोधी करार दे दिया जाएगा और न किया तो यह राशि मतदाताओं को प्रभावित करेगी। ऐसे में विपक्ष के नेता इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर करें तो करें क्या। पटना से सोमू आनंद, NDTV इंडिया के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमला हुआ है। इस हमले को लेकर उनके घर वालों ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, सुनिए। ये है लखनऊ जेल में सजा काट रहे यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता गायत्री प्रजापति। गायत्री प्रजापति के ऊपर जेल में हमला हो गया।
जिसके बाद उन्हें लखनऊ के KGMU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक सातिर अपराधी था वो। क्या नाम था उसका? विश्वास। काफी दिन से बंद है। आराम से पूछिए। हम तो अभी ठीक, हमारी जान बची है। अरे वो अचानक हुआ था, क्या हुआ? क्या पहले से भी आपसे इसने विवाद किया? हमारा किसी से विवाद नहीं था। गायत्री प्रजापति की विधायक पत्नी महाराजी प्रजापति और उनकी बेटियां भी अस्पताल पहुंची। बेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि उनके पिता के साथ इंसाफ किया जाए। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है, वो वहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमें बुलाए और हमसे मिले और हमारी बात को सुने, और न्यायपालिका से यही उम्मीद और न्याय मांगती हूँ मैं कि कम से कम आंखों पे पट्टी न बांधे रहे। मेरे पिता निर्दोष है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति पर हमले के मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने इस मांग को भी दोहराया है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए उन पर हमले की। ये गंभीर विषय है कि उत्तर प्रदेश में कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। गायत्री प्रजापति दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रही हैं। बीमार होने की वजह से उन्हें जेल अस्पताल में रखा गया है। जिस कैदी पर हमले का आरोप लगा है वो साफ सफाई का काम कर रहा था। और उत्तर प्रदेश की जेल से आज एक बड़ी खबर आई। अतीक अहमद के बेटे को नैनी जेल से झांसी शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान उसका एक बयान बहुत चर्चा में है। आप ये रिपोर्ट भी देखिए। पिछले 3 साल से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को आखिर झांसी की जेल में शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? सूत्रों के मुताबिक नैनी जेल में अली अहमद की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली की बैरक से 4 महीने पहले नकदी मिली थी, जिसके बाद शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक डिप्टी जेलर और एक हेड वार्डन को निलंबित कर दिया था। इस घटना के बाद अली को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था। ये भी सामने आया कि अली से ऐसे कई लोग जेल में मिलने आते थे जिन पर जेल प्रशासन को शक था। यही नहीं, बीच में ये खबर भी आई थी कि अली ने अपने बैरक में LED टीवी लगवाने की मांग की है। हालांकि जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए ऐसी सुविधा देने से इनकार कर दिया था। अली पर अपने ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री, और बोलना कहेंगे। किस प्रकार से सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अली प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी है। इस केस में अतीक के बड़े बेटे मोहम्मद उमर को भी आरोपी बनाया गया है। उमर भी कई मुकदमों में पहले से ही लखनऊ जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक का एक और बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां एक तस्वीर चिंताजनक है, अफसोसनाक है। माँ बाप ने एक बच्चे को पत्थरों के नीचे छोड़ दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया, देखिए इसमें। 3 दिन के नवजात को छोड़कर गए माँ बाप, पत्थरों से दबाकर छोड़ गए माँ बाप। जंगल में पत्थरों से दबा मिला बच्चा, शायद पत्थर भी पिघल गए इस नवजात का रोना सुनकर, और बच्चा इन पत्थरों के बीच सुरक्षित रहा। हाँ, नहीं, निकाल दूंगा। तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है। घटना सिर्फ 7 दिन पुरानी है, और जिस बच्चे को आप देख रहे हैं वो तब सिर्फ 3 दिनों का है। जंगल से गुजर रहे गांव वालों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आवाज पत्थरों के नीचे से आ रही थी। पत्थरों को हटाया गया तो जो कुछ दिखा वो हैरान करने वाला था। बहुत गलत बात है यार। जितनी देर जीवित रहो बच्चा, एक हाथ दबो।
गांव वालों ने किसी तरह बच्चे के शरीर से चिपटी चींटियों को हटाया, उसे ठंड से बचाने के लिए कपड़े से ढका और पुलिस को इसकी खबर दी। सबसे पहले हमने उसे प्राथमिक उपचार के लिए जो है स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। उसके बाद जो है शिशु को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था वहाँ से। और इसमें क्योंकि जो है माता पिता के द्वारा परित्याग किया गया था बच्चे का, तो इसमें जो है हमने 93 BNS की कायमी की थी। आखिर नवजात बच्चे को माँ बाप ने इस हाल में क्यों छोड़ा, वजह अजीब है। आरोप है कि चौथी संतान होने पर नौकरी जाने के डर से एक शिक्षक ने ये कदम उठाया। आरोपी पिता बबलू डांडोलिया के पहले से 3 बच्चे हैं। उसे डर था कि चौथी संतान होने पर सरकारी नियम के तहत नौकरी जा सकती है। बस यही कारण था कि पिता ने नाननवाड़ी गांव के जंगल में बच्चे को इस हाल में छोड़ दिया। शुक्र है कि बच्चा इन्फेक्शन से उबरते हुए अब सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अवैध धर्मांतरण को लेकर भी तमाम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आई है और साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने आई है, जहां पर अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। क्या मध्य प्रदेश में हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा है? क्या मदरसों में बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस पर सरकार से जवाब क्यों मांगा? दरअसल MP में धर्मांतरण की एक गंभीर शिकायत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास पहुंची शिकायत के मुताबिक राज्य के 27 मदरसों में पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है। शिकायत में ये आरोप लगाया गया है कि MP के कई मदरसों में कथित तौर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इनमें मुरैना से लेकर अंबा तक के कई मदरसों पर हिंदू छात्रों को दाखिला देकर उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया गया है। NHRC ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लिया है और इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी इत्यादि क्षेत्रों में कई सारे लगभग 500 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिल होने की शिकायत मिली है और ये मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, ये भी पता चला है। शिकायतकर्ता ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि बच्चों को कुरान इत्यादि पढ़ा के इन हिंदू बच्चों को इस्लाम में धर्मांतरित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हमने इस शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। प्राइमा फेसाई हमारा ये मानना है कि हिंदू बच्चों का मदरसे में कोई काम नहीं है। मामला धर्मांतरण से जुड़ा है, लिहाजा इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी क्या कह रही है, जरा सुनिए। मदरसे के हिसाब से अगर कोई पढ़ाई हो रही है उसमें हिंदू बच्चे हैं तो ये शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? ये सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लव जिहाद पे कानून बना रही है, दूसरा धर्मांतरण पे बना रही है। तो ये मुरैना में अगर 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कर क्या कर रहा है शिक्षा विभाग? ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, केवल मीडिया के अंदर बात करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हिंदू संगठन तरह तरह की बातें उठ रहे हो, अब एक्शन के रिएक्शन हो रहे हैं।